हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्मार्ट स्टडी ग्रुप। आज की इस वीडियो हम देखेंगे DSSB PRT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये 11 नवंबर 2019 शिफ्ट 1 में हुआ था। आज की वीडियो हम जनरल सेक्शन यानी जनरल इंग्लिश की बात करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश में, और 20 क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा, और आपको पता चलेगा कि टॉपर्स की क्या अप्रोच होती है जब इन क्वेश्चनों को करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन पे खुद से ज़रूर ट्राई करना है, इससे आपको पता चलेगा आपको कितना आता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया मीनिंग ऑफ ईडियम फ्रेज, तो यहाँ पे ईडियम का आपको मीनिंग बताना है। अगर आपको याद है तो आप टिक कर दोगे, अगर नहीं याद तो आपको तुक्का मारना पड़ेगा। बट टॉपर्स की अप्रोच ये नहीं होती। टॉपर्स हमेशा क्या होता है, अपनी डेली लाइफ से उसको रिलेट करता है, क्योंकि ईडियम फ्रेज क्या होती हैं, एक तरह की कहावतें होती हैं और ये लाइफ से ही रिलेटेड रहती हैं। जैसे एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब जब हम छोटे बच्चे थे, जब स्कूल में जाते थे तो टीचर हमसे कहती थी कि एक हाथ की दूरी बना लो। असेंबली में जब प्रेयर करते थे तो हमसे कहती थी एक हाथ की दूरी बनाओ और खड़े हो जाओ। एक हाथ की दूरी बनाकर खड़े होने का मतलब होता है कि डिस्टेंस मेंटेन करें, डिस्टेंस बनाने, टू कीप एट अ डिस्टेंस। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब हो जाएगा टू कीप एट अ डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को याद करना है, आप कभी नहीं भूल पाओगे। अगर रटोगे तो एक ना एक दिन भूल जाओगे, आपको रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि एरर फाइंड करना है। एरर फाइंड करने का मतलब ये नहीं होता कि ज़बरदस्ती उसमें एरर फाइंड करें। अगर आपको लगता है एरर है तो एरर फाइंड करिए, अदरवाइज यहाँ पे लिखा है इफ देयर इज़ नो एरर चूज नो एरर। सेंटेंस को पढ़ते हैं, ग्रीडी पर्सन इज़ लाइक अ मैन पजेस्ड बाय द डेविल, नो एरर। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नो एरर। अगर आपको लगता है इज़ के बाद ING आना चाहिए पजेसिंग, तो ये आपकी ग्रामर वीक है, इस वजह से आपको लग रहा है। तो ये हम ग्रामर क्लास में कवर करेंगे सभी कॉन्सेप्ट। फिलहाल के लिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर दोबारा ईडियम फ्रेज का मीनिंग बताना है। तो इसमें एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब एक बंदा था जो 12 घंटे काम करता था, पर एक दिन वो 11वें घंटे पर पहुंचा। इसका मतलब एट द लास्ट मोमेंट, यानी जब बिल्कुल काम ख़त्म होने वाला था तभी वो पूछा। ठीक है, तभी वो पहुंचा, इसका मतलब एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। तो एट द 11th आवर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। इस तरीके से आपको ईडियम फ्रेज याद रखनी है अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके, आप कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो पहले। सी वॉज देयर डैश टू द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 years। तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें क्या आएगा। वॉज के बाद आपको लगेगा कि कनेक्टिंग लगा देना चाहिए, क्योंकि वॉज के बाद ING फॉर्म आती है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देयर भी है। तो देयर के बाद, देयर वैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नाउन आएगा, और नाउन को ऑप्शन नंबर ए में ही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते माई कनेक्टिंग या माई कनेक्ट्स या माई कनेक्ट्स, आप हमेशा कहते हो माई कनेक्शन। तो माई यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसी तरीके से आपको 5th क्वेश्चन में फिलअप भरना है। ये डेली लाइफ से रिलेटेड है। जब कभी आपसे कोई कुछ चीज़ें ऑफर करता है तो आपको वुड का यूज़ करना होता है। डज़ हम लगा नहीं सकते, पास्ट में ये है नहीं। डज़ इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यू यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो डज़ नहीं आ सकती। डज़ क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे यू प्लूरल है और डज़ सिंगुलर है। सेल नहीं आ सकता, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को ऑफ़र करते हैं या पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, तो वुड का यूज़ होता है। ये सभी चीज़ें आप मॉडल्स और टेंस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको स्पेलिंग जो करेक्ट है वो बतानी है। यहाँ पे लिखा है करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, करेक्ट स्पेल्ड बताना है। तो यहाँ पे एक्वायर की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कई बार इनकरेक्ट स्पेलिंग भी पूछी जाती है, पर उस टाइम पे वो सारी स्पेलिंग अलग अलग होती है, जैसे कि एम्बेरसमेंट, रिसीव, डिसीव, एक्वायर। तो इसमें सभी स्पेलिंग अलग अलग होंगी और आपको उसमें से इनकरेक्ट बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में टॉपर्स की क्या अप्रोच होती है। मान लो फिलहाल तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, छोटे सेंटेंस है। अगर PQRS सेंटेंस अरेंजमेंट एक लेंथी सेंटेंस के साथ आते हैं तो किस तरीके से उन्हें करना चाहिए। सबसे पहले बिना क्वेश्चन पढ़े डायरेक्ट ऑप्शन को पढ़ना है, SPRP, यानी जो सेंटेंस ये जो स्टार्ट है वो S से स्टार्ट है, फिर P से, फिर R से, फिर P से। ये आपको शुरू के लेटर पढ़ने हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे S से स्टार्ट है, यहाँ P, और यहाँ R, यहाँ P, यानी Q से कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं है। तो Q से कोई भी स्टार्ट नहीं है, तो इसका मतलब Q से कोई भी हम स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इस साइड आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपको क्या लगता है कि मैं किस से स्टार्ट नहीं कर सकता। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड पॉपुलर,
कभी भी आप सेंटेंस की शुरुआत एंड पॉपुलर यानी बिना सब्जेक्ट के नहीं कर सकते, ठीक है। तो सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी एंड पॉपुलर से नहीं होगा, तो इसका मतलब एस से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया, ये कट गया, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इसके बाद आपको दिख रहा है सियामिक इज़ एंड पॉपुलर, यानी आर के बाद एस नहीं आ सकता, क्योंकि इज़ के बाद या तो वर्ब आएगी या कुछ ना कुछ नाउन यानी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट आएगी। तो सियामिक इज़ डायरेक्ट एंड नहीं आ सकता, तो आर के बाद एस नहीं आ सकता। यहाँ पे आर के बाद एस है तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो आर के बाद एस है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बचा जो कि करेक्ट है, और आर से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सियामिक है, ठीक है, सियामिक से स्टार्ट होगा। आप अगर आंसर फाइंड कर लेते हैं उसके बाद एक बार पढ़ के भी चेक कर लेना RPSQ के सेंटेंस करेक्ट मीनिंग दे रहा है। इस तरीके से आपको ये अप्रोच रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवेयरनेस का आपको सिनोनियम बताना है, यानी इसका सिमिलर मीनिंग बताना है। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, ज्वाइन का मतलब ज्वाइन करना, इग्नोरेंस अज्ञानता, स्टुपिडिटी जानते हो। अलर्टनेस, इसका सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा, अलर्टनेस। बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर दोबारा इसमें एरर फाइंड करना है। एरर फाइंड करने के लिए आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए। जैसे ही हमने ये पढ़ा, हाउ अम्यूज्ड एवरीवन वुड बी इफ़ दे नोज व्हाट रियली हैपेंड, नो एरर। तो आपको क्या करना है, इसमें दे के बाद प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है, और यहाँ पे देखो दे के बाद क्या आ रहा है, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि दे यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल के बाद प्लूरल ही वर्ब आएगी। तो यहाँ पे नोज, इसकी जगह क्या होना चाहिए, नो। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये एरर है। क्लियर। इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को समझते चलना है। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर दोबारा PQRS आ गया। अब देखो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व इसलिए करा रहा हूँ, जैसा कि आपने इसमें देखा आपके पास 2 क्वेश्चन आए, और दोनों क्वेश्चन कैसे हैं, ये PQRS के हैं, और वो भी नॉर्मल यानी बिना किसी लेंथी सेंटेंस के। तो आपको ये मेथड पता चल जाता है पेपर का कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप फालतू की चीज़ जैसे क्लोज टेस्ट है, अब इसमें क्लोज टेस्ट नहीं पूछा, आप क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करें तो आपके लिए यूज़लेस हो जाएगा। आपको क्या कमांड करनी है, आपको PQRS पर कमांड करनी है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो फिर दोबारा वैसे ही करना है। ऑप्शन पढ़ने हैं RPQP, यानी S से स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ कहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता, S से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो विदड्रॉइंग स्नेक, यानी डायरेक्ट विदड्रॉइंग स्नेक से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। थ्रोइंग अ लॉग ऑफ वुड, यानी जो गट्ठर होता है हमेशा किसका है, लकड़ी का होता है। तो लॉग ऑफ वुड यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें पेयर मिल गया है, यानी P के बाद क्या आएगा, S आना है, ठीक है, P के बाद S आना है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो P के बाद S नहीं है, यानी S के बाद P है, तो गलत। यहाँ पे P के बाद S नहीं है, P के बीच में और S के बीच में तो अलग भी हैं, तो ये भी गलत। यहाँ पे P के बाद S है, यहाँ भी P के बाद S है, तो इन दोनों में कोई भी ऑप्शन हो सकता है। पर फिर आपको पढ़ना है, जैसे कि मैंने कहा था सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो क्वेश्चन यहाँ पे Q ओनली एक ऐसा है जहाँ पे सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, द पोइट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे P से स्टार्ट हो रहा है, तो P यहाँ पे थ्रोइंग अ लॉग, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। पर जब एक बार आप आंसर फाइंड कर लें, उसको एक बार पढ़ के चेक भी करना है क्या सही मीनिंग दे रहा है या नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। एक बार पढ़ के भी देखते हैं। द पॉइंट रिग्रेट्स थ्रोइंग अ लॉग ऑफ वुड एट द विड्रॉइंग स्नेक, तो ये ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, सही मीनिंग दे रहा है, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में स्पेलिंग पूछी है सिमेट्री की स्पेलिंग जो होगी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। एक सिमेट्री अलग भी होता है, SYMMETRY। इस सिमेट्री का मतलब होता है, जैसे ये मान लो मेरे पास रेक्टेंगल, अगर मैं बीच में से काट दूँ तो दोनों साइड से क्या होना चाहिए, दोनों तरफ से सिमिलर यानी एक जैसा दिखना चाहिए, उसी सिमेट्री कहते हैं। और इस सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इस सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे है ग्रिम का मतलब क्या होता है, ग्रिम का मतलब होता है सीरियस यानी गंभीर। अगर आप सीरियस मूड में तैयारी करते हो, मतलब एकदम सीरियस हो गए, क्योंकि सीरियस होने के लिए सीरियस दिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है आपकी तैयारी के लिए, और इस जर्नी को एंजॉय करना है। तो ग्रिम क्या है, ग्रिम एकदम गंभीर या सीरियस, इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। तो ग्रिम का अपोजिट हो जाएगा प्लीजेंट यानी एकदम इंजॉयबल। तो आपको ये जर्नी बहुत ही इंजॉय के साथ जीनी है, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप बिल्कुल प्लीजेंट वे में अपनी तैयारी करते हैं बिना टेंशन के, क्योंकि एग्ज़ाम है, निकलना पक्का है अगर मेहनत करते हो तो। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से ही एग्ज़ाम नहीं निकलता, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड, ठीक है, और आपका वो 1 घंटा
जब वो एग्ज़ाम में जा रहे हो, वो 1 घंटा आपके लिए मैटर करेगा कि आपका मूड कैसा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, आपने कितनी भी तैयारी की हो, अगर उस 1 घंटे में आप पैनिक हो गए, किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे दिया, आपका मूड ख़राब हो गया, तो आपका पूरा पेपर बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। वो सभी चीज़ें मैं अभी एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगा किस तरीके से आपको एक स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और किस तरीके से एक टॉपर्स भी स्ट्रैटेजी रखता है। वो दोनों में आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि किन बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, क्या कारण है जो बच्चे सिलेक्शन लेने में रह जाते हैं। ठीक है, वो मिस्टेक्स भी बताऊंगा। तो वीडियो जल्दी आएगी, तो देखते हैं। तो ग्रीम का मतलब गंभीर और प्लीजेंट का मतलब एकदम इंजॉयबल, तो यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिविलाइज्ड का मतलब होता है एकदम सभ्य। ब्लीक का मतलब बैड। एक्यूरेट का मतलब सटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको फिर दोबारा इसको करेक्ट करके बताना है। जैसे यहाँ पे इज़ है, इसकी जगह क्या आ सकता है? मधुबनी पेंटिंग्स। पेंटिंग्स यानी प्लूरल, तो इज़ की जगह क्या आएगा? आर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे यहाँ पे एंटरिंग लिखा है, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? सभी क्वेश्चनों को खुद से ज़रूर ट्राई करना, इससे पता चलेगा आपको कि मैं क्या सोच रहा था और यहाँ पे वीडियो में क्या है। नेवर बिफोर हैड। हैड के बाद हमेशा क्या आता है? थर्ड फॉर्म आती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, तो ये आपको याद ही करने होते हैं। मैं कुछ लिस्ट दे दूंगा जो कि आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, वही एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वन हु डजंट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। ऐसे बंदे बहुत लोग होते हैं जो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको क्या कहते हैं हम? इंट्रोवर्ट। और जो ज़्यादा यानी एक्सप्रेस कर पाते हैं फ्रीली, उनको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। और एक वर्ड और होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट ऐसे लोग जिनमें ये और ये दोनों क्वालिटी हो, यानी वो इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो। हैंडपैक का मतलब होता है जोरू का गुलाम, और आइकनोक्लास्ट का मतलब होता है जो रीति रिवाज को फॉलो ना करता हो या उन पे बिलीव नहीं करता हो। ठीक है, 16 क्वेश्चन, यानी अब 5 क्वेश्चन आएंगे आपके कॉम्प्रिहेंशन के। आपको रीडिंग करनी है इनकी और आपको समझना है। ये सब चीज़ें आपकी रीडिंग एबिलिटी पे डिपेंड है कि आप कितना चीज़ों को समझ पाते हैं। तो आपके पास 1 मिनट है, इसको वीडियो को पॉज करके इसको रीड करें और फिर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसकी भी एक ट्रिक होती है, जैसे PQRS की होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चनों को पढ़ लेना है सभी। जैसे इसमें लिखा है वाई कैन इट नॉट ऑलवेज बी सेड दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। यानी क्यों हमेशा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लीडर्स बोर्न होते हैं, बनाए नहीं जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस अ नेचुरल लीडर। यानी क्या मतलब टुगेदर कंबाइन होकर, एक साथ कंबाइन होकर क्या प्रोड्यूस करता है नेचुरल लीडर। ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल लीडर बनाती हैं कंबाइन होकर। तो कुछ चीज़ें होंगी, वो आपको इसको रीड करने से पता चलेगा। यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक साथ मिलकर क्या प्रोड्यूस करती हैं? एक नेचुरल लीडर। यानी कहीं ना कहीं ये जो पैराग्राफ है ये लीडर के ऊपर है। हाउ डू इफेक्टिव लीडर लर्न, यानी जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं वो किस तरीके से सीखते हैं। तो ये सभी चीज़ों का आपको जवाब देना है इसको रीड करके। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ लीडरशिप, और आपको ये भी समझना है लीडरशिप आखिर है क्या। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स द सेम एज वेल नोन। यानी वेल नोन की तरह एक सेम मीनिंग वाला कौन सा वर्ड है पैसेज में से, ये बताना है आपको। तो आपको पैसेज बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आपको देखो यहाँ पे ये पता चल गया, बेशक ये पैसेज है रीडिंग का, पर यहाँ पे आपकी वोकैब भी चेक हो रही है, क्योंकि वेल नोन का आपको क्या बताना है? एक तरीके से सिनोनियम बताना है। तो यहाँ पे भी आपकी वोकैब चेक हो रही है। तो 50% वोकैब और 50% आपका ग्रामर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ग्रामर पढ़ के आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, और ना ही ऐसा कि सिर्फ वोकैब पढ़ के। तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। सभी चीज़ों पर बात करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 16, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि हमेशा ऐसा नहीं कहा जा सकता लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। तो देखो ये जब आप रीड करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा लीडर्स इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, लीडर्स इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज समवन हैज़ टू पॉइंट द वे एंड दैट द सेम पर्सन हैज़ टू इंश्योर दैट एवरीवन कंसर्न गेट्स देयर। द मोस्ट फैमिलियर सेइंग अबाउट लीडरशिप इज़ दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई क्लियर। पर किस तरीके से वो आगे पढ़ते हैं? लाइक all cliches there is some truth in it although it can't
can't not be taken literally. There are many successful leaders around who demonstrate their abilities at an early age, have never looked back since. They have natural talent, and although they may not have actually been born with them, these talents have been fostered by their upbringing and experience at school, university or in armed forces. यानी कहने का मतलब हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि लीडर्स जो होते हैं वो बोर्न होते हैं, वो बनाए नहीं जाते, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर लीडर्स बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे अभी बात की गई है। दीज टैलेंट्स हैव बीन फोस्टर्ड। फोस्टर्ड का मतलब क्या होता है? फोस्टर्ड का मतलब होता है बढ़ावा देना, बाय देयर अपब्रिंगिंग, यानी किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, किस तरीके से उन्हें पाला गया है। एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस क्या है स्कूल, यूनिवर्सिटी और इन दी आर्म फोर्सेस, क्योंकि आर्म फोर्सेस एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आपको अच्छी लीडरशिप सिखाई जाती है। तो लीडरशिप आपको सिखाई भी जा सकती है। लीडरशिप आपको ऐसा नहीं है कि लीडर सिर्फ बोर्न होते हैं, तो ये सिखाई भी जा सकती है। कहाँ पर, कैसे आ सकती है लीडरशिप? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मैनी हैव बीन फोस्टर बाय देयर अपब्रिंगिंग एंड एनवायरनमेंट, यानी आप अपने इन्वायरमेंट से भी सीख सकते हैं, अपने स्कूल और कॉलेज में पार्टिसिपेट करके अपनी लीडरशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, यहाँ थोड़ा वेट करना। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट कंबाइंस टुगेदर टू प्रोड्यूस अ नेचुरल लीडर, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक साथ मिलकर एक नेचुरल लीडर को प्रोड्यूस करती हैं। तो फिर दोबारा आपको, यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया था, आपको आंसर मिल गया था। इसके आगे देखते हैं। देयर करिश्मा, इंस्पायरेशन, क्वालिटीज़ एंड वे ऑफ हैंडलिंग पीपल कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस अ पर्सन अबाउट होम एवरीथिंग, यानी एक तरीके से नेचुरल लीडर कब प्रोड्यूस होता है? जब उसके अंदर क्या हो? करिश्मा, इंस्पायरेशनल क्वालिटीज़ एंड वे ऑफ हैंडलिंग पीपल, ये तीनों चीज़ें हों तो वो क्या बन सकता है? एक नेचुरल लीडर। आपको नेट पे सर्च करना है करिश्मा वर्ड क्या है। आपको जैसे यहाँ पे फोस्टर्ड वर्ड आया था, आपकी जो वोकैब है वो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी लिस्ट ली और अब उसको लर्न करने लगे, नहीं। आपको रीडिंग करनी है। रीड करते टाइम जो भी वर्ड आपको लगता है कि ये मुझे नहीं पता, उसी को नोट डाउन कर लेना। वही सेम आपके एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि हमेशा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कभी पैसेज में से ईडियम इंटोनेशन में आ जाते हैं, या कभी पास्ट क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। नई चीज़ें ऐसे नहीं कि एक लिस्ट ली डिक्शनरी और सब उसको रट दिया, ठीक है। एक स्ट्रेटजी होती है याद करने की भी, तो बताऊंगा अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डू इफ़ेक्टिव लीडर्स लर्न, यानी जो इफ़ेक्टिव लीडर्स हैं वो किस तरीके से सीखते हैं। फिर दोबारा आगे पढ़ते हैं। इफ़ेक्टिव लीडर्स स्टार्ट विथ सेम नेचुरल टैलेंट and then they build on them. They are good at observing how to do it and how not to do it. They learn from their experience and they keep on learning. यानी कैसे सीखते हैं वो? अपने एक्सपीरियंस से, थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंस। तो इफेक्टिव जो लीडर होते हैं वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज़ लीडरशिप, आपको क्या लगता है इस पैसेज को पढ़ने के बाद लीडरशिप क्या है? तो यही आपकी कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे चेक की जाती है। आपको यहाँ पे इतना पैराग्राफ ये पूरा दिया और इससे आप क्या समझे वो यहाँ पे आपको चेक किया जा रहा है। तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे चेक हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज़ लीडरशिप, तो प्लीज़ क्या लगता है आपको क्या लीडरशिप है? तो हर एक ऑप्शन को पढ़ के खुद से ट्राई करें और सोचें क्या मैं सही आंसर दे पा रहा हूँ। तो इसका आंसर वैसे बीइंग एबल टू अचीव गोल विद द हेल्प ऑफ पीपल, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी जब अपने गोल यानी लोगों की हेल्प से आप क्या करेंगे, अचीव करेंगे, तभी आप एक लीडरशिप की क्वालिटी को समझ पाएंगे। क्योंकि आप अकेले हर चीज़ नहीं कर सकते, आपको लोगों की मदद लेनी ही होगी। एक लीडरशिप की क्वालिटी यही होती है, आपको एकदम ग्रुप में अच्छे से कोऑपरेट करके चलना होता है। तो आगे देखते हैं 20 क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे यहाँ तक बने रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के लिए और वो डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्लियर कर देंगे। तो अच्छे से ऐसे ही लगे रहिए। वेल नोन का मीनिंग आपको इस पैसेज में से बताना है, क्या उसका सिमिलर मीनिंग है। तो वेल नोन का सिमिलर मीनिंग यहाँ पे फैमिलियर है। वेल नोन का मतलब जो परिचित हो, यानी जो अच्छे से जिसको जानते हो। तो यहाँ पे फैमिलियर ही एक ऐसा वर्ड है जो परिचित का मीनिंग बताता है। तो वेल नोन और फैमिलियर दोनों सेम मीनिंग देते हैं। इस्टेब्लिश का मतलब स्थापना करना, कंसर्न मतलब चिंतित, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। तो वीडियो का एंड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है और उस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।